हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आसिफ और आज के इस एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में हम जो यूनिट 2 पढ़ रहे थे पिछले क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए जो इसके जो बचे हुए जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और इसकी विशेषताएं। तो इसकी सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि ये ऊर्जा संरक्षण क्या चीज़ है। एनर्जी कंजर्वेशन देखें, ये जो सब्जेक्ट जो डाला गया है आपके इसमें डिप्लोमा में एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसका होल सिलेबस का एक ही मकसद है कि जो एनर्जी को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह से यूज़ किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि आप जैसे जानते हैं कि जो एनर्जी के रिसोर्स हैं वो काफ़ी महदूद हैं। महदूद होने का मतलब है कि वो लिमिटेड है। अगर हम उनका बेतहाशा या फिर अंधाधुंध जिस तरह से हम एक मटेरियलिस्टिक सोच रखते हुए अभी जिस तरह से उनका यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले चंद सालों में जो स्टॉक है एनर्जी का, जो कन्वेंशनल स्टॉक है जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गई, तो हो सकता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों से महरूम हो जाए और जो लिविंग का है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर जो सर्वाइवल पे हो सकता है उनकी आँच आने लगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमने क्या करना है, एनर्जी के नए नए रिसोर्स जैसे हमने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है, नए नए सोर्स यूज़ करना है और कम से कम जो एनर्जी है उसको यूज़ करते हुए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो एनर्जी का गैप है वो कम किया जा सके। जैसे हमने क्या किया, जो अपने जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बेसिकली वो कंट्री होती हैं जो डेवलपिंग कर रही होती है। विकासशील देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। तो इंडिया जैसे अपने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उनमें जो एनर्जी की डिमांड और जो सप्लाई है उसका गैप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी की वजह से जो जो एक्सेस है एनर्जी की, चाहे वो किसी भी हाउस होल्ड की फॉर्म में हो या फिर फैक्ट्रियों की फॉर्म हो, वो हम उतनी सप्लाई वहाँ तक नहीं दे पाते, उस हद तक नहीं दे पाते जितनी उस पर्टिकुलर क्षेत्र को या फिर एरिया को ज़रूरत रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए ये जो सब्जेक्ट डाला गया है वो इस एनर्जी कंजर्वेशन के सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है कि आपने एज ए इंजीनियर क्या काम करना है। आपको एक मतलब मिनिमम एनर्जी को यूज़ करते हुए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है और जो डिमांड और जो सप्लाई का गैप है इसको कम से कम लेवल पे लेके आना है। ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये इसका मकसद ये है कि आप इसके बारे में जान सकें। तो इसी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये जो मिनिमम एनर्जी का यूज़ करते हुए मैक्सिमम लोगों तक सप्लाई और जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा मुनहसर ना होकर, मतलब कि डिपेंड ना होकर, नए नए जो एनर्जी के सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स जैसे आज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ में ला सकें। जैसे कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो इस तरह के जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स हैं उनको हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। और इस ये अच्छा भी है क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा सदियों तक, सालों तक
रहने वाले हैं। जैसे कि बात करें अगर जो सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी बेसिकली हमें किससे, सनलाइट के थ्रू हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सन तो आप समझ रहे हैं कि करोड़ों सालों से वो हमें एनर्जी देता आ रहा है और करोड़ों सालों तक देता भी रहेगा। तो इस तरह के हमने सोर्स को यूज़ करना है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए 2001 में एक गवर्नमेंट एक्ट लेके आई, 2001 एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से। तो उसमें इन्होंने कुछ चीज़ें थी, उसको श्योर करना था कि ये चीज़ें अपने देश में इस तरह से एनर्जी को यूज़ करना है, कोई मिसयूज़ ना हो, और नए नए जो रिसोर्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, उनको पब्लिक, उनके बारे में पब्लिक को, आवाम को अवेयर करना, और रेगुलेशन का भी काम करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, कंपनियों पे नज़र रखना। तो ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई जिसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। तो इसमें यही कुछ बातें हैं। जैसे अगर हम पॉइंट वाइज देखें क्या लिखा हुआ है। उच्च ऊर्जा बचत क्षमता और इसके लाभों की पृष्ठभूमि के साथ मांग और आपूर्ति के बीच को कम करना, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, डिमांड और सप्लाई के जो गैप है इसको कम करना, और ऊर्जा की बचत के माध्यम से पर्यावरण उत्सर्जन को कम करना, तथा इस बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जारी किया। और गाइस, ये इसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो हम अभी जो कन्वेंशनल जिस तरह से जो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट निकल के आता है, तो इसमें कुछ ऐसे मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं जो, जैसे अगर हम बात करें उसकी स्मोक की ही बात करें तो देखें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र है, ये सब गैसेस क्या होती हैं, जो हमारा माहौलियाती जो एक निज़ाम है, एक एनवायरमेंटल जो सिस्टम है, इस पर डाइवर्स इफेक्ट डालती हैं, इसको नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये इस चीज़ को भी कंट्रोल करना इसका एक जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 था, ये भी एक इसका मकसद था कि वो इस तरह से हमने एनर्जी को यूज़ करना है कि जो इन्वायरमेंटल पे जो नुकसान वाला जो इफ़ेक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। और इसी के लिए इन्होंने क्या किया, इसी के लिए इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए, और वो क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं। पहला स्टैंडर्ड क्या था कि पहले से सूचित उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत तथा कार्य के लिए मानकों का विकास करना। नंबर 2, ऐसे उपकरणों के निर्माण, बिक्री और आयात पर रोक लगाना जो मानकों के अनुरूप न हो। जारी किए गए उपकरणों को सक्षम करने के लिए एक अनिवार्य लेबलिंग योजना बनाना तथा उपभोक्ताओं को सूचित करना। उपभोक्ताओं को लाभ के बारे में जानकारी देना, उनको अवेयर करना कि ये जो टूल्स हैं अब जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहे हैं वो आपके लाइफ को किस तरह से मुस्तफ़ीद कर सकते हैं या फिर आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है नामित उपभोक्ता, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर को देखते हैं क्या चीज़ है ये। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नामित उपभोक्ताओं के लिए मुख्य प्रावधान है। सरकार ऊर्जा गहन, एनर्जी इंटेंसिव उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को नामित उपभोक्ताओं के रूप में सूची जारी करेगा।
अधिनियम की सूची ऐसे नामित उपभोक्ताओं की सूची प्रदान करेगा जो मूल रूप से गहन उद्योग में। हाँ तो गाइस यही वो है कि कुछ हमारे जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे हमने उनको एज ए डेजिग्नेटेड कंज्यूमर के तौर पे सेट करना है, और उनको जो स्टैंडर्ड्स हैं एनवायरमेंटल के, एनर्जी कंजर्वेशन के, उसके अंदर उसको लेके आना है। जैसे 5 पॉइंट में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि नामित उपभोक्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऊर्जा खपत के मानदंडों और मानकों का पालन करेंगे। कि जो फैक्ट्रीज है गवर्नमेंट उनको सेट करेगी, वो कौन कौन से मार्क करेगी बेसिकली, और उनके जो लिए जो इंस्ट्रक्शन और जो रूल्स है रेगुलेशन गवर्नमेंट जो उन्हें देगी, तो उन्हें ये इंश्योर करना है कि जो वहाँ पे जो काम हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड है उनके ही अकॉर्डिंग वहाँ पे हो रही हो। ये गाइस ये था एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट था उसके बारे में। और ये सारी चीज़ वो ही है। और ऐसे ही ये तो हो गया कि जो हमारे जो कमर्शियल जो सेक्टर है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन और रूल्स प्रपोज किए थे उनको उसके अंदर लेके आना इन कमर्शियल चीज़ों को। ऐसे ही इन्होंने जो हाउस होल्ड हैं उनके लिए भी जो कुछ रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह डिज़ाइन किए। तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का बेसिकली क्या मकसद था कि एक ऐसी एक इदारा या फिर एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करते हुए जो तमाम तरह के पैरामीटर्स हैं उनके बारे में एज ए एक इंस्ट्रक्टर का काम करे, एक रेगुलेटर बॉडी का काम करे, और लोगों को अवेयर भी करे। तो देखें अब जो हमारे हाउस होल्ड है उनके लिए क्या कोड है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड पर ऊर्जा संरक्षण के मुख्य प्रावधान हैं। तो गाइज आप ये कुछ पॉइंट हैं ये दिए गए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। जो इसका जो मेन सेंट्रल आइडिया था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्या करना है। अब नेक्स्ट देख आप, जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड। तो अब देखें जब कोई भी ये जनरली चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उसके बारे में हमें रिसर्च वगैरह का काम करने की ज़रूरत रहती है। कोई भी काम हो, और ये जो उसको इसको बोलते हैं बेसिकली R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो सारा काम है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी सेक्टर के लिए R&D का। वो इस तरह से कि सारी जो टेक्नोलॉजी आती है वो यही जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो R&D पर, सपोज कर लें अगर एक सैमसंग का कोई मोबाइल 50,000 का अगर उसने कॉस्ट तय की हुई है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है, लगभग 15 से 20,000 के बीच में। तो लेकिन वो इतना प्रॉफिट क्यों लेती हैं, तो उसकी वजह यही है कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग से जो ज़्यादा की कॉस्ट है वो किस पे खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं अपने, उन पर उनका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती हैं। तो यही वजह है, और इसी वजह से
वो नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कराते भी हैं। जैसे कि हमने देखा अभी मार्केट में फोल्डेबल स्मार्टफोन सैमसंग के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गए, इसी तरह से मोटरोला। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि वो फोल्डेबल स्क्रीन का जो एक एग्जिस्टेंस या फिर वजूद निकल के आया, वो किसका नतीजा था? वो इसी R&D का ही नतीजा था, जो इन्होंने उस डिपार्टमेंट का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, तो उसने उसको मुमकिन करके दिखाया कि एक फोल्डेबल स्क्रीन भी हम एक मोबाइल फ़ोन में एम्बेडेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो गाइज ये अब इस हम पॉइंट का कहने का सारा इसका डिस्कशन का ये मतलब था कि आपको R&D का जो वैल्यू है वो आपको समझ में आए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड तय, और R&D के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, पूरा सेटअप है, ये सब चीज़ को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसके लिए बगैर पैसे के तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए आपको एक फंडिंग भी करना पड़ेगी, और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड। तो ये हो गया केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि। तो वो क्या करती है, इसी चीज़ को प्रमोट करती है, R&D के काम को। अब गाइस देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा। अब गाइस जो अभी हमने बात की थी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी, हमने एक जो इदारा कायम किया था, जो 2001 का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था, उसके अंडर में, तो इसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे फैक्चुअल दिए हुए हैं। देखें, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की स्थापना BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा की गई। BEE की स्थापना 1 मार्च 2002 को शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। अब गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी जो ये एक इदारा है वो किसके अंडर में काम करता है? तो आपको शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा प्रबंधन केंद्र द्वारा वो मैनेज किया जाता है। और इसके मकासद क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वो फर्दर पॉइंट में डिस्कस किए गए हैं। देखें, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है परिमाण निर्धारित प्रस्तावों को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रबलता को कम करना। ठीक है। देन सेकंड क्या है? राष्ट्र ऊर्जा दक्षता व संरक्षण प्रयासों एवं कार्यक्रमों को एक दिशा निर्देशन देना, एक नीति निर्धारित करना। तो गाइस इस जो सारे पॉइंट लिखे होंगे इनका समरी अगर एक पॉइंट में काम करें तो अभी जो हमने डिस्कस किया था वही बात निकल के आएगी कि देखें, एनर्जी की इफ़िशियंसी को बनाना। इफ़िशियंसी का मतलब क्या था? इससे पहले हमने एक दो बारी एग्जाम्पल दिया था। इफ़िशियंसी का मतलब है कि मिनिमम यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसका लेना। जैसे कि अभी हमारा जो कन्वेंशनल बल्ब थे वो कितना एनर्जी यूज़ कर रहे थे? एक बल्ब 100 वाट की एनर्जी यूज़ करता था। लेकिन फिर हमने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम हुआ और उसके नतीजे में जो LED बल्ब निकल के आए, तो LED बल्ब का जो कंजम्पशन रेट था वो इनके मुकाबले मतलब 1/10 था। मतलब कितना कम है कि उसका 10th पार्ट, मतलब वो अभी तो उससे भी कम आ गए हैं। 7 वाट 9 वाट की LED बल्ब बाज़ार में अवेलेबल है। तो ये चीज़ हमें लेके आनी थी कि उसकी जो इफ़िशियंसी है, दक्षता है, उसको इम्प्रूव करने की किस तरह से। तो ये इसीलिए इसको सेट किया गया। और जो हमारा 5th पॉइंट है इसमें आप देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बेहतर बनाना। और
इंडिया जैसे कंट्रियों में, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा मायूस कौन लेवल पे होता है। इसीलिए जो हमारे जो सारा एलीट जो क्लास है वो ज़्यादातर अमेरिका वगैरह मूव कर जाता है और उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं। और अपनी इकोनॉमी आप जान नहीं रहे हैं क्या हाल है। अब गाइस यही कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और समरी बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखते हैं क्या पॉइंट हमारा। अब इनके कुछ जो सेक्टर थे, कुछ इनके डिपार्टमेंट थे कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या इनकी रोल रहेगा, क्या इनकी भूमिका है कि सेंटर के लेवल पर इन्होंने क्या क्या काम को अंजाम देना है। तो पहला पॉइंट है वही चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो नामित उपभोक्ता है, जो डेजिग्नेटेड जो कंज्यूमर है, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि आपने कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से जो उपाय हैं वो आपको अपनी जो फैक्ट्री वगैरह है इसमें सेट करना है। और इसी तरह से स्टेट में जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, इस बॉडी को स्टेट के लेवल पर इसका क्या काम है, ये हमारा बी पॉइंट में दिया गया है। जैसे अगर मैं एक आध पॉइंट पढ़ूँ, केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को प्रांतीय व स्थानीय स्थितियों के अनुसार संशोधित करना। देखिए कहने का मतलब क्या है पहली पॉइंट का, कि जो ये जो BEE जो इंस्टीट्यूट है, ये क्या करेगा, ये सेंटर लेवल पर अपनी कुछ रिकमेंडेशन है वो सेंटर को देता है। और सेंटर जो स्टेट है इनके लिए वो रिकमेंडेशन देता है। लेकिन जो इंडिया की जो हर एरिया की जो स्थिति है वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। तो उनके लिए ये इजाज़त दी गई है कि वो जो कंडीशन है, जो रिकमेंडेशन है BEE की, उनको मैक्सिमम फॉलो अप करना है उस सिचुएशन, उस स्थिति के, उस क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, कहने का मतलब ये था। अब गाइस, अब इन्होंने पेनल्टीज भी लगाना है, जुर्माना भी लगाना है। तो देखें, वैसे भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, या तो बंदा पहले ही सुधर जाए कहने से, गवर्नमेंट के जो रिकमेंडेशन है उनको अपनी विल से ही फॉलो करे, वरना सेकंड चीज़ क्या आती है, डंडा। डंडे का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब राजी राजी वरना कोराजी, कि आपको मजबूरन गवर्नमेंट इस पे मजबूर करेगी कि जो आप एनर्जी कंजर्वेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। तो उसके लिए आपको जो एक फाइनेंशियल सेटबैक लगाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, पेनल्टीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पेनल्टीज़ का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना वित्तीय रूप में होगा। प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 व प्रत्येक दिन के लिए पर डे 1,000 के हिसाब से आप पे जुर्माना डाला जा सकता है, अगर आपने जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो नहीं किया। दूसरा भी पॉइंट देख लें, 5 वर्ष के प्रारंभिक चरण को और आगे बढ़ा दिया जाएगा और इस चरण में कोई भी जुर्माना प्रभावकारी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, 5 वर्ष के प्रारंभिक चरण को और आगे बढ़ा दिया जाएगा और कोई भी जुर्माना प्रभावकारी नहीं होगा।
इसको गाइस देख लेंगे। ये समझ में नहीं आया क्या पॉइंट है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के जो 5 ईयर हों उसमें आपको जुर्माने का न देना पड़े। तो गाइस ये काफ़ी कुछ पॉइंट हैं, आप यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना। और जो समरी है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए हम क्या चीज़ है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल। ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में 8 मार्च 2010 को रखा गया था। इस बिल के द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, अच्छा ये एक जो हमारा 2001 का जो एक्ट था एनर्जी कंजर्वेशन, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक लोकसभा में एक बिल लेके आए 8 मार्च 2010 को, और उसमें कुछ जो पहले वाला एक्ट था 2001 वाला, उसमें कुछ तरमीम की गई, कुछ चेंजिंग की गई, कुछ संशोधन किए गए, और कुछ तो उन्हीं के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो अब ये वाला पॉइंट हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।